मूवी की शुरुआत एक छोटे बच्चे को दिखाने से होती है जो समंदर के किनारे फुटबॉल खेल रहा था। तभी उसे एक सर्फिंग हेलमेट मिलता है जिसमें गोप्रो कैमरा लगा हुआ था। वो उसे उठाता है और जैसे चालू करता है तभी उसे उसमें एक शार्क नजर आती है। लड़का शार्क को देख कर के बुरी तरह से घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से कहानी आगे जाती है और हम एक खूबसूरत लड़की नैन्सी को देखते हैं जो एक कार में बैठ कर के समुद्र तट की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो अपने फोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। ड्राइवर जब उन तस्वीरों को देखता है तब नैन्सी बताती है कि ये उसकी माँ की फोटोज है और ये वही बीच है जहाँ वह जा रही है जहाँ उस दिन उसकी माँ आई थी। यहाँ नैन्सी ड्राइवर को बताती है कि वो इस छुपे हुए बीच पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने वाली थी, लेकिन वो इतनी नशे में थी कि आ ही नहीं सकी। आखिरकार वो उस बीच पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी माँ आई थी। जब नैन्सी ड्राइवर को किराया देने की कोशिश करती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो पास में ही रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद नैन्सी इस तट पर पहुंच जाती है और जैसा उसने सोचा था ये तट उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब नैन्सी अपने कपड़े बदल कर सर्फिंग के लिए तैयार होती है और पानी में छलांग लगा देती है। जैसे ही पानी में कूदती है वो ब्रेक पॉइंट की तरफ पेडल मारती है जहाँ कुछ लोकल सर्फर लहरों का मजा ले रहे थे। एक सर्फर बताता है कि जब टाइड गिरती है तो पानी के नीचे मौजूद चट्टानें बाहर आ जाती है और कुछ घंटों के लिए एक छोटा सा द्वीप बन जाता है। सर्फर नैन्सी को एक और जरूरी बात बताते हैं लाल मूंगे के बारे में। अगर वो आपको छू ले तो जेलीफिश की तरह जलन होती है। इसके बाद वो तीनों सर्फिंग करते हैं और नैन्सी भी बड़े ही शानदार तरीके से लहरों से खेल रही थी जैसे कि कोई प्रोफेशनल हो। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और नैन्सी किनारे की तरफ लौटने लगती है। इसके बाद नैन्सी अपने पिता और बहन को कॉल करती है। नैन्सी और उसकी बहन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उसकी बहन गुस्से में कहती है कि वो उसके बिना इस गुप्त समुद्र तट पर सर्फिंग कर रही है। बातचीत के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि उनकी माँ जिसने इस खूबसूरत तट को खोजा था वो अब इनके साथ नहीं है। इसके बाद वो अपने पिता से बात करती है। तब उसके पिता समझाते हैं कि तुम इतने सालों बाद मेडिकल स्कूल छोड़ नहीं सकती। बात खत्म होने के बाद वो फिर से सर्फिंग के लिए चली जाती है। आखिरकार सर्फिंग का जब टाइम खत्म हो गया तो दोनों सर्फर लड़कों ने उसे बताया कि अब हम जा रहे हैं। वो नैन्सी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन नैन्सी साफ मना कर देती है। लड़के किनारे पर जा चुके हैं और अब नैन्सी पूरी तरह से अकेली थी। नैन्सी पानी में तैर रही होती है तभी उसे उछलती कूदती कुछ डॉल्फिन दिखाई देती है जिन्हें देखकर के वो थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर कुछ दूर एक बड़ी चीज पर पड़ती है। इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जब पास जाती है तब उसे पता चलता है कि ये एक मरी हुई व्हेल है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और खून बह रहा है। नैन्सी ये देख कर के डर जाती है और वापस किनारे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से एक शार्क लहरों के बीच में से आती है और नैन्सी को पानी में गिरा देती है। वो पानी में गिरती है और लहरों में इधर उधर लुढ़कने लगती है। जैसे ही वो अपने सर्फ बोर्ड तक पहुंचने ही वाली थी लेकिन तभी शार्क फिर से हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। नैन्सी जितनी तेजी से हो सकता था उस मरी हुई व्हेल की तरफ तैरने लगती है लेकिन उसके पीछे शार्क पूरी रफ्तार से आ रही थी। नैन्सी सही समय पर व्हेल तक पहुँच जाती है और खुद को उसके ऊपर चढ़ा लेती है। इसके बाद वो अपने पैर के घाव को जोर से बांधती है और दर्द से चिल्ला उठती है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। तभी उसे तट पर वही दो सर्फर नजर आते हैं। नैन्सी जोर से चिल्लाकर के मदद के लिए उन्हें आवाज लगाने लगती है लेकिन अफसोस उसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती और वो लड़के भी उसे देख नहीं पाते। इसके बाद वो अपने गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। अब नैन्सी यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसी बीच शार्क भी उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। तभी अचानक व्हेल का शरीर हिलने लगता है। उसके साथ साथ नैन्सी भी हिल रही थी लेकिन उसने व्हेल को कसकर के पकड़ रखा था। वो व्हेल से कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही है। नैन्सी को समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक सकती इसलिए उसे कोई सेफ जगह तलाशनी होगी। उसने चारों ओर देखा तभी उसे समुंदर में बहता हुआ एक बोया नजर आया जो उससे काफी दूर था। इसके बाद उसे एक चट्टान नजर आई जो धीरे धीरे कम होते जवार के कारण पानी से बाहर आ रही थी। वही नैन्सी अपनी पूरी रफ्तार से पानी में तैर रही थी और चट्टान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। शार्क भी 100 की स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी लेकिन ठीक समय पर नैन्सी चट्टान तक पहुँच जाती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि शार्क वही पानी में गोल गोल चक्कर लगा
रही थी। नैन्सी के पैर का घाव भी बहुत गहरा था, जिसमें से अब भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपनी ईयररिंग का इस्तेमाल करके घाव पर टेम्पररी टांके लगाए और अपने वेट सूट का एक टुकड़ा फाड़ करके अपने घाव पर बांध लिया। लेकिन वह इस छोटे से द्वीप पर अकेली नहीं थी। यहाँ पर उसका साथ देने के लिए घायल सीगल भी था। ये दोनों इस चट्टान पर रात गुजारने के लिए भी तैयार थे। जब रात हुई तो ठंड बढ़ चुकी थी और नैन्सी ठंड से बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने वेट सूट को टेम्पररी जैकेट की तरह बना लिया। इसके बाद वह सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे चट्टान पर कुछ रेंगते हुए कीड़े नजर आते हैं। तभी वो एक कीड़े को पकड़ती है और उसे अपना नाश्ता बना लेती है। फिर लेटे लेटे उसकी नजर पानी में कुछ दूर बहते अपने सर्फ बोट पर पड़ती है। वह सोचती है कि अगर वो किसी तरह से उस बोट तक पहुंच जाए तो उसके बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी में उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर शार्क पर पड़ती है। वो घबरा जाती है और वापस चट्टान पर आ जाती है। तभी उसने समुद्र तट पर एक शराबी आदमी को बेहोश पड़ा देखा। वो जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगती है, जिससे उस शराबी आदमी को होश आ गया था। लेकिन वो नशेड़ी नैन्सी की मदद करने की बजाय उसके बैग से सामान चुराने लगता है। फिर उसकी नजर पानी में बहते सर्फ बोट पर पड़ती है। तब वो उसे लेने के लिए पानी में उतर जाता है। नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तभी शार्क उस पर हमला करके उसे मार डालती है। ये देख कर के नैन्सी और भी ज्यादा डर जाती है। उसे बस अब अपनी जान बचाने की फिक्र है। पानी बढ़ने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे थे, यानी कि थोड़ी देर बाद ये चट्टान भी डूब जाएगी। अगली सुबह वही सर्फर लड़के वापस आते हैं। नैन्सी चिल्ला कर के उन्हें पानी में आने से मना करती है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देते हैं। वे हंसते हुए पानी में उतरते हैं, लेकिन तभी शार्क हमला कर देती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है। शार्क के हमले से एक सर्फर घबरा जाता है और नैन्सी की तरफ तैरने लगता है। शार्क उस पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अब फिर से नैन्सी अकेली हो गई थी, लेकिन उसका साथ देने के लिए वो घायल सीगल अभी भी मौजूद था। अपने दर्द और डर के बीच नैन्सी इंसानियत दिखाती है और उस सीगल को पकड़ करके उसके टूटे परों को जोड़ने की कोशिश करती है। सीगल पहले तो उसे काटता है, लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है, जैसे कि वो अब नैन्सी पर भरोसा करने लगा हो। इसके बाद नैन्सी को पानी में गोप्रो तैरता हुआ दिखाई देता है, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। इसके बाद वो उसे लाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपने बचाव के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे शार्क को चकमा देना होगा। अब वो ध्यान देती है कि शार्क कितनी देर में एक पूरा चक्कर लगाती है। हर बार उसका समय एक जैसा होता है। अब नैन्सी को पता चल गया था कि उसे कब मौका मिलेगा। वो सही समय देख कर के पानी में कूद जाती है, तेजी से गोप्रो तक पहुंचती है और उसे उठा लेती है। शार्क उस पर हमला करती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। अब उसके पास कैमरा था, जिसे वो उत्सुकता से देख रही थी। सबसे पहले वो नोटिस करती है कि जब शार्क का चेहरा मूंगे से टकराया तब उसने खुद को उससे दूर कर लिया। दूसरे वीडियो में उसे हुक दिखाई देता है जो शार्क के मुंह में फंसा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि किसी ने शार्क को पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद वो कैमरे के जरिए से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और अपनी मदद के लिए कहती है, ताकि अगर किसी को ये कैमरा मिले तो वो उसे बचाने के लिए आ जाए। साथ ही वो अपनी फैमिली के लिए भी एक मैसेज छोड़ती है कि अगर वह जिंदा न बचे तो वे जान ले कि उसने आखिरी सांस तक अपने बचाव के लिए संघर्ष किया था। नैन्सी का प्लान समुद्र में तैर रहे बोया तक पहुंचने का होता है, लेकिन वो उससे काफी दूर था। पानी में उतरने से पहले वह घायल सीगल को टूटे हुए बोट पर रखकर सुरक्षित भेज देती है। फिर जैसे ही वह पानी में उतरती है तो देखती है कि उसके और बोया के बीच जेलीफिश का एक झुंड तैर रहा है। पहले तो वह निराश होती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। शार्क जेलीफिश से नफरत करती है। अगर वो उनके बीच से होकर के गुजरे तो शार्क उससे दूर रहेगी। वह शार्क के दूर जाने का इंतजार करती है, फिर फौरन जेलीफिश के झुंड की तरफ तैरने लगती है। उन्हें वो अपने और शार्क के बीच एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी एक जेलीफिश उसके हाथ पर डंक मार देती है। इसके बावजूद वो बोया की तरफ बढ़ रही थी। जैसे तैसे करके वो बोया तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है उसका हैंडल टूट जाता है। वो वापस पानी में गिर जाती है। ये देख कर के शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है। शार्क उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन ठीक वक्त पर वो ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद नैन्सी को दूर एक जहाज दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोया के एक बॉक्स में रखी फ्लेयर गन से निकालती है, लेकिन घबराहट में कुछ फ्लेयर्स पानी में गिर जाती है, पर वो किसी तरह से एक फ्लेयर उठा लेती है। लेकिन जब वो उसे चलाती है तो वो बेकार निकलती है। तभी शार्क बोया में टक्कर मारती है, जिससे उसकी एक जंजीर टूट जाती है। तभी नैन्सी फ्लेयर गन से निशाना
लगाती है शार्क पर और वो उसको हिट करने में कामयाब हो जाती है। इससे शार्क और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो बोया को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह से बोया से अपनी पकड़ बनाए रखती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ एक ही फ्लेयर बची थी। वह सांसें थामे शार्क को देखती है और फिर आखिरी फ्लेयर फायर कर देती है, जिससे पानी में आग लग जाती है और शार्क आग की चपेट में आ जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। अब शार्क अपनी पूरी ताकत से बोया को टक्कर मारती है, जिससे उसकी आखिरी जंजीर भी टूट जाती है। नैन्सी अब पानी में गिर चुकी थी। वह बोया के चारों ओर बने पिंजरे में चढ़ने की कोशिश करती है। वहीं शार्क अभी भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। तभी नैन्सी की नजर पानी की गहराई में जाती है। नीचे एक लंगर दिखाई देता है जो बोया से बंधा हुआ था। वह धातु के नुकीले टुकड़ों और कीलों से भरा हुआ होता है। अब उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो बहुत ज्यादा रिस्की था, पर इसके सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बिना वक्त गवाए नैन्सी जंजीर को पकड़ती है और खुद को लंगर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। वो पूरी रफ्तार से लंगर की तरफ बढ़ रही थी। शार्क भी अपनी पूरी स्पीड के साथ नैन्सी की तरफ आ रही थी। उसने अपना जबड़ा पूरी तरह से खोल लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर नैन्सी अपना रास्ता बदल लेती है और शार्क उस नुकीले कांटों वाले लंगर से जा टकराती है, जिससे वो शार्क वहीं पर मर जाती है। इसके बाद एक लड़का नैन्सी को देख लेता है। वो फौरन मदद के लिए दौड़ कर के अपने पिता को बुला कर के लाता है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका पिता वही ड्राइवर था जिसने नैन्सी को यहाँ पर छोड़ा था। वो जब पानी में नैन्सी को देखता है तो फौरन उसे उठा कर के किनारे पर ले आता है। नैन्सी भी होश में आ चुकी थी। वो सूखी जमीन देख कर के कुछ राहत महसूस करती है। तभी हम उस सीगल को देखते हैं जो वहीं पर मौजूद था। इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जो हमें टेक्सास के एक समुद्र तट पर ले जाती है। इस बार नैन्सी अपनी छोटी बहन और पिता के साथ आती है। अब नैन्सी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसके पैर पर हम एक निशान भी देखते हैं। और आखिरी सीन में नैन्सी अपनी बहन के साथ सर्फिंग के लिए पानी में कूद जाती है। ये खूब इंजॉय करती हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द सेलोज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।